शहर में धनीराम नामक सेठ रहता था। दूसरों की तरक्की देखकर बहुत जलता था। सेठ जी, मर्सिडीज लेने की सोच रहा हूँ। बकवास गाड़ी है मतलब। आपके पास भी तो मर्सिडीज ही है ना? मेरे पास है इसलिए तो कह रहा हूँ, बकवास है। एक दिन धनीराम को कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाता है और धनीराम मर जाता है। कहते हैं जो दूसरों की तरक्की देखकर जलते हैं, मरने के बाद भूत बनकर वे जलन से भटकते हैं। ये दुनिया मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती थी। यही मौका है बदला लेने का। धनीराम का भूत मौके की तलाश में भटकता रहा और उसे मौका मिल गया। शहर के मशहूर डॉक्टर छाबरा कोरोना वायरस पर वैक्सीन बना रहे थे। दिन रात मेहनत के बाद वे कामयाब हो गए और कोरोना का इलाज उनकी मुट्ठी में आ गया। डॉक्टर, जिन जिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों पर वैक्सीन का प्रयोग किया गया, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आना शुरू हो गए। ये तो बहुत अच्छी बात है लिली। मैं तो कहती हूँ यह वैक्सीन आप इंटरनेशनल कंपनियों को बेच दो। मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है लिली, मरीजों और गरीबों की सेवा करना है। ये वैक्सीन सरकारी लैबों में भेज देते हैं, दुनिया को भी फॉर्मूला दे देते हैं, सबका भला हो जाएगा। छाबरा की बात सुनकर धनीराम का भूत जोर जोर से हंसता है। बेवकूफ कहीं का। इसकी जगह पे मैं होता तो वैक्सीन बेचकर अपने हजारों पीढ़ियों का बैठे बैठाए उद्धार करता। मैं भी देखता हूँ ये वैक्सीन कैसे बाहर जाती है। डॉक्टर छाबरा वैक्सीन लेकर सरकारी लैब की तरफ निकलते हैं। तभी कार के पिछले सीट पर धनीराम बैठ जाता है। धनीराम छाबरा का पीछे से गला दबाता है और वैक्सीन छीनता है। गला दबाने से कार का संतुलन छूट जाता है और कार खाई में गिरकर छाबरा मर जाता है। वैक्सीन पाते ही धनीराम का भूत बौखला जाता है। धनीराम एक बड़े न्यूज चैनल के स्टूडियो में जाता है, जहां लाइव डिबेट चल रही थी। भूत देखकर सब डरकर भाग जाते हैं। भूत भूत भूत! और धनीराम कैमरे के सामने बैठ जाता है। सुनो है दुनिया वालों, कोरोना का वैक्सीन मेरे हाथ में है। वैक्सीन बनाने वाले तुम्हारे भगवान डॉक्टर छाबरा को मैंने भगवान के पास भेज दिया है। अब मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ। कोरोना से बचना है तो मेरी बात मानो। देश में जितने भी गली मोहल्ले हैं, चौक हैं, रास्ते हैं, सबको सेठ धनीराम का नाम दिया जाए। मेरे मंदिर बनवाए जाए, मस्जिदें बनवाई जाए, स्कूल और यूनिवर्सिटीज सबको मेरा नाम दिया जाए। नहीं तो वैक्सीन मैं तोड़ दूंगा। फिर तुम वैक्सीन कैसे बनाओगे? यह सुनकर पूरी दुनिया हिल जाती है। सरकार उलझन में पड़ जाती है और यह केस सीबीआई को सौंपा जाता है। सीबीआई डॉक्टर छाबरा की असिस्टेंट लिली से पूछताछ करती है तो लिली बताती है, इस वैक्सीन का फॉर्मूला तो डॉक्टर छाबरा के साथ ही खत्म हो गया। अब वैक्सीन की टेस्टिंग करके ही उसे बनाया जा सकता है और वैक्सीन तो धनीराम के पास है। सीबीआई सरकार को रिपोर्ट करती है। सरकार लाचार होकर धनीराम की बात मानती है। सब जगहों से पुराने नाम हटाए जाते हैं और सेठ धनीराम का नाम दिया जाता है। धनीराम के मंदिर बनाए जाते हैं। विद्यालयों और यूनिवर्सिटी को भी धनीराम का नाम दिया जाता है। धनीराम खुश होता है। जो मैं जीते जी नहीं कर सका, वो मरने के बाद कर दिखाया। दुनिया अब मेरे कदम चूमेगी। मेरी बीवी, मेरा बेटा कितना खुश होंगे जब वो मेरा नाम देखेंगे। इधर धनीराम दुनिया को सताता रहा और उधर धनीराम की फैमिली रो रही थी, क्योंकि उसका इकलौता बेटा भी कोरोना का शिकार बन गया था। जब यह बात धनीराम को मालूम हुई तो वह अस्पताल गया। मुझे नाम और शोहरत नहीं चाहिए, मुझे तो बस मेरा बेटा चाहिए। आप तो मर गए, अब बेटा न रहा तो मैं कैसे जीऊंगी। धनीराम
हैरान होकर डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर, मेरे पास वैक्सीन है, मेरे बेटे को चढ़ाओ जल्दी। इस वैक्सीन का प्रयोग हमें करना नहीं आता। ये तो सिर्फ डॉक्टर छाबरा की असिस्टेंट लिली ही जानती है। धनीराम लिली को उठा लेता है। छोड़ो, छोड़ो मुझे। मेरा बेटा मर जाएगा, उसे बचाओ। इस वैक्सीन का प्रयोग सिर्फ तुम ही कर सकती हो। लिली को लेकर धनीराम अस्पताल आता है। ये लो वैक्सीन, चढ़ाओ मेरे बेटे को, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, जल्दी करो। लिली मजबूर थी, वह वैक्सीन चढ़ाती है। वैक्सीन चढ़ाते ही थोड़ी देर में धनीराम का बेटा तड़प कर मर जाता है। हे डॉक्टर, ये क्या हुआ? डॉक्टर चेक करता है और कहता है, ये मर गया है। अंदर जाकर वैक्सीन जहर बन गई। कोरोना से शायद बच भी जाता, पर वैक्सीन ने तो इसकी जान ले ली। धनीराम गुस्सा होकर लिली से कहता है, ये कैसी वैक्सीन बनाई तुम लोगों ने? मेरा बेटा मर गया। ये हमारी नहीं, तुम्हारी गलती है बेवकूफ। वैक्सीन बनने के बाद अच्छी तरह स्टोर करना पड़ता है और तुम इसे हाथ में लेकर घूम रहे थे, इसी वजह से यह जहर बन गई। तुम छाबरा को मारकर वैक्सीन चुराते नहीं तो आज तुम्हारा बेटा जिंदा होता। वैक्सीन तो दूसरी भी बन सकती है, पर तुम्हारा एक ही बेटा था। अब तुम दूसरा बेटा कहाँ से लाओगे? धनीराम की बीवी धनीराम से कहती है, तुम्हें दुनिया से नफरत थी, तो इसमें मेरे बेटे का क्या कसूर था? जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा मरा मुंह भी नहीं देखना चाहती। धनीराम का भूत बुरी तरह से टूट जाता है और वहाँ से चला जाता है। कहते हैं आज भी धनीराम का भूत भटक रहा है। आज भी उसे मुक्ति नहीं मिली। पहले नफरत की आग में जल रहा था, आज पछतावे की आग में जल जल कर तड़प रहा है। माफी दे दो, माफी, मुक्ति दे दो, मुक्ति। क्रिमिनल भूत। एक समय की बात है, इंस्पेक्टर ब्रिजेश एक बहुत ही होनहार और बहादुर अफसर थे। वो बड़े से बड़े क्रिमिनल का एनकाउंटर करते थे। एक दिन उनका पाला साइको किलर राका से पड़ गया। वो उसके पीछे भाग रहे थे और राका भी तेजी से भाग रहा था, पर ब्रिजेश ने शॉर्टकट लेकर सामने आकर राका को गोली मार दी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा इंस्पेक्टर, तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। राका ऐसा कहते ही दम तोड़ देता है। उसकी लाश को शमशान घाट में दफना दिया जाता है। ब्रिजेश को बहादुरी का मेडल देकर सम्मान दिया जाता है। उसके परिवार में सब बहुत खुश होते हैं। आप तो हर महीने एक मेडल ले आते हैं, इतने मेडल कहाँ रखे हैं ये भी बता दीजिए। अरे मम्मी, पापा के मेडल्स के लिए एक नया कमरा बनवा देते हैं। कमरा नहीं, जिस स्पीड से भैया मेडल ला रहे हैं, मेडल्स के लिए हमें नया घर ही लेना पड़ेगा। उसी खौफनाक रात में राका वापस तो आता है, पर अब वो एक इंसान नहीं रहता। वो एक भयानक भूत बन चुका था। उसकी लाल आंखें और नुकीले नाखून देखकर कोई भी बुरी तरह कांप उठे। मैंने कहा था इंस्पेक्टर, मैं वापस आऊंगा। अब तुझे और तेरे परिवार को मुझसे कोई बचा नहीं सकता। अगली रात ब्रिजेश का भाई राजेश ऑफिस से घर की ओर लौट रहा था। तभी उसे ऐसा लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। राजेश पीछे मुड़कर देखता है तो कोई नहीं होता। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। तू ही है ना उस बहादुर ब्रिजेश का भाई? आवाज सुनकर राजेश डर जाता है और कांपती आवाज में पूछता है, कौन है? तभी राका का भूत उसके सामने आ जाता है। मैं राका, जिसे तेरे इंस्पेक्टर भाई ने मार डाला। अब मैं तुझे मारूंगा। देखता हूँ तेरा बहादुर भाई तुझे कैसे बचाता है। राजेश के उस भूत को देखकर
पसीने छूट जाते हैं। वो तेजी से भागने लगता है। तभी राका उसकी गर्दन पर हमला करता है और उसका सारा खून पी जाता है और तभी राजेश की मौत हो जाती है। अगले दिन ब्रिजेश अपने भाई को देखता है और फूट फूट कर रोने लगता है। किसने किया तुम्हारे साथ ये भाई? मैं अपने भाई को नहीं बचा सका। तभी ब्रिजेश की पत्नी पूजा को राजेश के हाथ पर नाखून से कुछ लिखा हुआ दिखता है। देखिए जी, देवर जी के हाथ पर कुछ लिखा हुआ है। ब्रिजेश हाथ पकड़ने लगता है। भाई तो गया, अब बीवी की बारी। राका। ब्रिजेश ये सुनकर सदमे में आ जाता है और उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। राका, ये सब राका ने किया है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो वापस आ जाएगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मुझे लगता है कि हमें पंडित जी को बुलवा लेना चाहिए। ये भूत प्रेत का मामला है, आपके बस की बात नहीं है। पूजा अगले दिन पंडित जी को फोन करती है और उन्हें घर आने को कहती है। राका घर की खिड़की से सब देख रहा होता है। इंस्पेक्टर की बीवी, तू तो गई। पूजा घर की छत पर सूख रहे कपड़े लेने आती है कि तभी अचानक से तेज हवाएं चलने लगती हैं और वहाँ राका आ जाता है। कहाँ है तेरे इंस्पेक्टर पति? तुझे बचाने के लिए वापस नहीं आएगा। पूजा राका को देखकर चीख पड़ती है और उसकी आवाज सुनकर ब्रिजेश छत पर दौड़ कर आता है, लेकिन छत का दरवाजा बंद हो जाता है। राका, मेरी पत्नी को छोड़ दे। तेरी दुश्मनी मुझसे है, मुझे मार। मेरे परिवार को छोड़ दे। आएगा आएगा, तेरा भी नंबर आएगा, पर पहले तेरी सुंदर सी पत्नी को थोड़ा और सुंदर बना दूं। पूजा डर से भागने लगती है। तभी राका अपने नाखूनों से उसके चेहरे पर हमला करता है। पूजा चेहरे पर लगे घाव से जमीन पर गिर जाती है और तड़प तड़प कर मर जाती है। अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है, मैं वापस आऊंगा। दरवाजा खुलते ही ब्रिजेश पूजा की तरफ भागता है और रोने लगता है। तभी वहाँ पंडित जी आ जाते हैं। ब्रिजेश का बेटा सुधीर पंडित जी को राका के भूत के बारे में बताता है। वो एक दुष्ट आत्मा है, उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, इसलिए उसे मुक्ति भी नहीं मिली। हमें जल्दी उसके नाम की पूजा करनी होगी ताकि उसे जल्द से जल्द मुक्ति मिल सके। जो करना है जल्दी कीजिए पंडित जी। मैं अपनी पत्नी और भाई को खो चुका हूँ, अब अपने बेटे को खो नहीं सकता। पंडित जी पूजा करने लगते हैं और जैसे ही मंत्र पढ़ते हैं वहाँ राका आ जाता है। नहीं, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि मुझे मुक्ति दोगे? तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। राका सुधीर के पास जाता है और उसका गला पकड़ लेता है। सुधीर का दम घुटने लगता है। तभी ब्रिजेश पंडित जी का दिया हुआ गंगा जल राका पर छिड़क देता है और राका का मृत शरीर जलने लगता है। ये क्या किया तुमने? तभी पंडित जी अपनी पूजा का आखिरी मंत्र पढ़ते हैं और राका की आत्मा हवा में भाप बनकर उड़ने लगती है। नहीं, मेरा बदला भी पूरा नहीं हुआ। नहीं। और इसी तरह राका की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और ब्रिजेश अपने बेटे की जान बचा पाता है।